नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे महानायक की बात करने वाले हैं जिन्होंने देश को आप कह सकते हैं सचमुच घड़ा है। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं और अखंड भारत का शिल्पकार भी। हमारे पास उनके जीवन और काम पर कुछ सामग्री है, खास तौर पर सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पकार से कुछ बातें। और हमारा मकसद है आज समझना कि वो कौन सी दृढ़ता थी, वो कौन सी दूरदृष्टि थी जिसने सैकड़ों रियासतों को एक देश बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर एक गहन चर्चा। अच्छा, शुरुआत उनके जन्म से करें तो 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार था। शुरुआती जीवन आसान नहीं था, मुश्किलें थीं, पर वो इंग्लैंड गए, बैरिस्टरी की और फिर अहमदाबाद में एक सफल वकील भी बने। बिल्कुल। और ये जो शुरुआती संघर्ष था ना, शायद इसी ने उनके फौलादी इरादों की नींव रखी होगी। मतलब वकालत में अच्छा नाम कमा लिया था उन्होंने, पर उनका ध्यान हमेशा देश की हालत पर, लोगों की तकलीफों पर रहता था। हाँ, और फिर जैसा अक्सर होता है, एक मोड़ आया, गांधी जी से मिले और बस जिंदगी की दिशा ही बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। पहला बड़ा कदम शायद वो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था, किसानों के लगान माफी के लिए। लेकिन 1928 का बारदोली सत्याग्रह, वो तो सचमुच एक मिसाल है जी। कहते हैं वहीं की महिलाओं ने उन्हें पहली बार सरदार कहा था और ये नाम हमेशा के लिए जुड़ गया उनसे। हाँ, बारदोली ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया, एक बड़े नेता के तौर पर। यह सिर्फ किसानों की जीत नहीं थी, ये पटेल की जो जबरदस्त संगठन क्षमता थी ना, और लोगों से जुड़ने की कला, उसका सबूत था। इसके बाद तो फिर चाहे असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा, और हाँ 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर जगह उनकी भूमिका बहुत अहम रही। उन्होंने जमीन पर आंदोलन को मजबूत किया, खासकर गुजरात में। वो टैक्स ना देने वाले अभियान वगैरह संगठित किए। और फिर आया 15 अगस्त 1947, आजादी। लेकिन उसके साथ ही आई एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी चुनौती। भारत में उस समय 560 से ज्यादा रियासतें थीं, मतलब छोटे बड़े रजवाड़े जो तकनीकी तौर पर ब्रिटिश भारत के बाहर थे, और उन्हें विकल्प मिला था भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या आजाद रहें। जरा सोचिए, भारत का नक्शा कैसा होता, कितने टुकड़े हो सकते थे। यहीं पर सरदार पटेल का असली कद सामने आता है। उनकी परीक्षा की घड़ी थी ये। देश के पहले गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री भी, और ये बेहद मुश्किल, बेहद पेचीदा काम उन्होंने संभाला। उनकी रणनीति सिर्फ डंडे की नहीं थी, उसमें कूटनीति थी, दूरदर्शिता थी, एक तरह की मनोवैज्ञानिक पकड़ भी थी। राजा महाराजाओं से बात की, समझाया, कहीं रियायतें दी, जैसे वो प्रिवी पर्स वगैरह, और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी दिखाई, बिल्कुल लौह पुरुष की तरह। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर भी, ये सब बहुत जटिल मामले थे। इनको भारत में मिलाना, इसने भारत को बिखरने से बचाया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये कहना कि सब कुछ बिल्कुल आराम से हो गया शायद सही नहीं होगा। थोड़ा तनाव, थोड़ी सैन्य कार्रवाई भी हुई, जैसे हैदराबाद में। हाँ, वो तो है। रियासतों का एकीकरण तो एक पहलू हुआ, लेकिन वो सिर्फ यही नहीं थे, एक बेहतरीन प्रशासक भी थे। देश को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत थी, और उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS, इनकी नींव रखी। इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया। उनका एक ही मंत्र था, मेरा एक ही धर्म है, देश की सेवा। बिल्कुल। और प्रशासन के मामले में उनकी दूरदर्शिता देखिए। वो समझ गए थे कि आजादी मिल तो गई, पर देश चलेगा कैसे। एक निष्पक्ष, एक कुशल नौकरशाही चाहिए। और आज भी IAS और IPS भारत के प्रशासन की रीढ़ हैं। ये उन्हीं की देन है एक तरह से। इसीलिए तो 31 अक्टूबर उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और गुजरात में वो जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी उन्हीं की याद में है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आधुनिक भारत के एक प्रमुख निर्माता थे, आर्किटेक्ट थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने बिखराव की कगार पर खड़े एक देश को अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी व्यवहारिकता से एक किया, उसे एक मजबूत आधार दिया। हाँ, और अंत में एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं। आज जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता को लेकर या कुशल प्रशासन को लेकर नई तरह की चुनौतियां हैं,
तो सरदार पटेल की वो जो दृढ़ता थी, वो व्यवहारिक समझ और वो राष्ट्र सबसे पहले वाली भावना, उससे आज हम क्या सीख सकते हैं, क्या सबक ले सकते हैं?